नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पथ सफलता पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं लक्की राज और आज मैं आपके सामने एक प्रश्न श्रृंखला लेकर आया हूं और वो है विकारी शब्द से संबंधित। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं। मित्रों, ये रहा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। और यहाँ पर आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन है शत्रुता, जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द है। आज का दूसरा प्रश्न, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मतलब जो क्रिया है ना, मूल रूप से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई में कमाना क्रिया है, बिल्कुल सही है। लड़ाई में लड़ना क्रिया है, बिल्कुल सही। भलाई में, एक बार छोड़ते हैं भलाई को, और पढ़ाई में पढ़ना क्रिया है। यानी कि जो तीन ऑप्शन हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये जो ऑप्शंस है वो क्रिया से मिलकर बने हैं, लेकिन भलाई जो है वो क्रिया से मिलकर नहीं बना। भला क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा भलाई, तीसरा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है पत्थर, दूसरा संगमरमर, तीसरा ग्रेनाइट और चौथा है गंगा। तो आपको बता दूं कि पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट, ये तीनों ऑप्शन ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और गंगा जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। गंगा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, व्यक्ति विशेष से संबंधित, और गंगा नदी का भी नाम है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि गंगा जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, गंगा। और चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? प्रश्न को पूरा पढ़ना है, पीछे क्या लिखा हुआ नहीं है, यानी कि भाववाचक संज्ञा नहीं होनी चाहिए। मातृत्व, औचित्य, गहरा, दास्ता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं होनी चाहिए। मातृत्व में माँ का सा भाव, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। औचित्य, उचित होने का भाव, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा। दास्ता, गुलाम या दास होने का भाव, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। गहरा भाववाचक संज्ञा नहीं है, गहरा विशेषण शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें गरीबों शब्द हैं, किस प्रकार का शब्द हैं? तो पहला है अवस्था सूचक विशेषण, दूसरा संज्ञा, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। मित्रों, यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ हो गया थोड़ा, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर हालांकि स्वतंत्र शब्द आ जाए गरीब, तब तो विशेषण हो जाता है वो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति विशेष की दशा गरीब, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है वाक्य में गरीबों, तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, महात्म्य शब्द हैं क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो मित्रों, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये शब्द हैं ये महात्मा शब्द से बना है। महात्मा शब्द से बना ये महात्म्य एक भाव के रूप में भाववाचक संज्ञा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 4 ऑप्शन, क्या, जो, कुछ, यह। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम का एक प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो, ऐसे सर्वनाम शब्द होंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि 2 ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे अनिश्चितता का बोध होता है, तो कोई और कुछ। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है? कुछ दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखें इसको। कौन सा वाक्य मध्यम पुरुष का है? आपकी मैं मदद करूँगा, तुमसे सुमित कागज़ ले लेगा, अपनी कमीज
जरूर दे दें, आपके घर मीना पहुंच रही हैं। ध्यान से समझिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपकी मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा, उत्तम पुरुष का हो गया। तुमसे सुमित कागज ले लेगा, सुमित कागज ले लेगा, अन्य पुरुषवाचक हो गया। अपनी कमीज जरूर दे दें, तमीज़ की जगह कमीज पढ़े, ये थोड़ा गलत हो गया टाइपिंग में, क्षमा चाहता हूँ। अपनी कमीज जरूर दे दें। चौथा ऑप्शन देखते हैं, आपके घर मीना पहुंच रही हैं। कौन पहुंच रही है? मीना अर्थात अन्य पुरुष। तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष नहीं होगा। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन मध्यम पुरुष से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अपनी कमीज जरूर दे दें। सामने वाले से हम कह रहे हैं कि अपनी कमीज जरूर दे दें, तो मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट है। मित्रों, अगला सवाल है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? किसका? तू सर्वनाम का प्रयोग समीपता के रूप में होता है, बिल्कुल होता है। आत्मीयता के रूप में भी होता है। अपमान तू बिल्कुल होता है। संबंध के रूप में नहीं होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चौथा, संबंध। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तु या संस्थानों का बोध होता हो वह हैं। तो ये एक परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। तो ये जातिवाचक की परिभाषा हो जाती है कि किसी प्राणी, वर्ग, समूह के रूप में बात हो रही हो तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण है, यानी कि पशु एक संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? पाशविक, पशुत्व, पशुता या पशुपति। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा पाशविक। मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना, रोना, लिखना, उठना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया पूछी है। हंसना, रोना, उठना ये तीनों अकर्मक क्रिया हैं। यहाँ पर लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया है। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्निकार, आग्नेय, आग या अग्निवेश। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अग्नि शब्द का विशेषण होगा आग्नेय। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ब, आग्नेय। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा है। शेषव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो आपको पता चल गया होगा इसका उत्तर क्या होगा। लकड़ी, लोहा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन शेषव जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा न होकर भाववाचक संज्ञा हैं। जी हाँ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अ, शेषव, क्योंकि ये जातिवाचक नहीं भाववाचक संज्ञा है। मित्रों, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से समझिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम कैसे हैं? पुरुषवाचक होने चाहिए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है तू, ठीक है, तुम भी ठीक है, कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक हैं, तो ये ऑप्शन कट। दूसरा देखते हैं, मैं, ठीक है, वे, वह का वे, बिल्कुल ये भी ठीक है, तू ये भी ठीक है, आप ये भी ठीक है। तो हमें आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारा ऑप्शन दूसरा सही बैठ गया। और फिर भी देख लेते हैं तीसरा और चौथा। मैं ठीक है, तुम भी ठीक है, लेकिन कौन प्रश्नवाचक हैं? वे, आप, हम, जो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना, जो सो संबंधवाचक में आते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया दूसरा। और मित्रों, ये प्रश्न भी अच्छा है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। वही, मेरे, पुस्तक, यह। आपको ध्यान रखना, यह पुस्तक जो यहाँ पर यह शब्द आया है, यह शब्द क्या है? पुस्तक के बारे में बता रहा है, संज्ञा के बारे में, अर्थात ये सार्वनामिक विशेषण है। पूछा क्या गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह का क्या बना? वही।
अर्थात यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम कैसे हैं? निश्चयवाचक हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन आप कट गया, ये तो आप बिल्कुल निश्चयवाचक में आता ही नहीं है। तो दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। वे बिल्कुल आता है, वह का वे, और वहाँ जो हम बिल्कुल जो कट गया, ठीक है ना। वहाँ स्थान विशेष ये भी कट गया। यह वह इसने कुछ नहीं होता है जी। चौथा देखते हैं, इसे बिल्कुल यह का विकारी रूप है, उसे यह वह का विकारी रूप है, यह वह बिल्कुल सटीक जो ऑप्शन बैठता है हमारा चौथा ऑप्शन है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं ये सारे शब्द। तो हमारा उत्तर हो गया क्या? चौथा, इसे उसे यह और वह। मित्रों ये प्रश्न भी मेरी नज़र में अच्छा प्रश्न है। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं हैं? प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। विशेषण नहीं है। उदारता, सौंदर्य, मीठा, बहुत, थोड़ा, तीन, दूसरा, पापी। तो मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें विशेषण नहीं पूछा है। उदारता, सौंदर्य, उदारता, सौंदर्य, यदि उदार और सुंदर आता तो हम मान सकते थे कि ये विशेषण हैं। पहला ही ऑप्शन है वो सटीक बैठ गया। ये विशेषण न होकर भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। यह आप ध्यान रखेंगे। जिस विकारी शब्द से किसकी व्याप्ति मर्यादित होती है? संज्ञा की, तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं का विशेष ध्यान रखना है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है आर्थिक विषमता, बिल्कुल हुआ है। एक प्रेरणा, बिल्कुल यहाँ पर भी हुआ है। लाखों लोगों के, बिल्कुल यहाँ पर भी लोगों के बारे में, संख्या के बारे में बता रहे हैं। और अहिंसा की भावना, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्द से बने हुए हैं? तो आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन सुंदर, सुंदर तो बिल्कुल भी संज्ञा से बना हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट। वैसा, सुरीला, स्वर्गीय, ये भी नहीं। भारतीय, दर्शनीय, आलसी, हाँ ये ठीक है। भारत से बना भारतीय, दर्शन से बना दर्शनीय, आलस से बना आलसी, अर्थात ये ऑप्शन है हमारा सटीक बैठता है। तो इसका उत्तर हो गया तीसरा ऑप्शन, भारतीय, दर्शनीय और आलसी। और दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी हैं। यहाँ पर कुशाग्र शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुण आदि बता रहा है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर कुशाग्र जो है गुणवाचक विशेषण हो जाता है। आसान सा प्रश्न था। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीदेवी बहुत सुंदर थी। श्रीदेवी बहुत सुंदर थी। इस वाक्य में आपको विशेष्य पद बताना है। विशेष्य पद बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो श्रीदेवी की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात हमारा उत्तर हो गया तीसरा ऑप्शन, श्रीदेवी। चलिए अगला प्रश्न, वह दौड़कर चलता है। यानी कि पहले दौड़ता है फिर चलता है। पहले कोई क्रिया हुई उसके बाद दूसरी क्रिया, अर्थात पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है। तो पूर्वकालिक की विशेषता ये है कि पहले कोई काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा, तो जो पहले काम हो गया है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, प्रविशेषण बताते हैं। तो प्रविशेषण क्या बताते हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला ऑप्शन विशेषणों का भाव, विशेषणों के गुण, विशेषणों के भेद और विशेषणों की विशेषता बताते हैं। बिल्कुल हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो एकदम सटीक बैठता है कि विशेषणों की जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा ऑप्शन हो गया चौथा। चलिए अगला प्रश्न है, नाम धातु नहीं बनती हैं, क्रिया का एक प्रकार नाम धातु क्रिया, और ये किससे नहीं बनती हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो नाम धातु क्रिया है वो बनती हैं सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण से, ये क्रिया से नहीं बनती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्रिया से नाम धातु नहीं बनती हैं। ठीक है। और मित्रों अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण हैं? विशेषण का एक प्रकार परिमाणवाचक, इन चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है? रमन 5 केले खा गया, आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए, सोहन 5 किलो दूध पी गया, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखना है चौथा ऑप्शन, थोड़े बच्चे मतलब संख्या से संबंधित है, सोहन 5 किलो दूध, दूध मतलब मात्रा से संबंधित है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। दूसरा ऑप्शन क्या है देखते हैं कि आज मैंने अधिक अंगूर खा लिया, अंगूर संख्या से संबंधित है, और रमन 5 केले खा गया, 5 केले ये भी संख्या से संबंधित है, यानी कि तीनों उदाहरण है वो संख्या से संबंधित है। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा सोहन 5 किलो दूध पी गया, ये हमारा सही उत्तर है, और ये परिमाण से संबंधित है, मात्रा माप से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? सर्वनाम का एक प्रकार पुरुषवाचक और पुरुषवाचक का एक प्रकार उत्तम पुरुषवाचक। मैं बिल्कुल उत्तम पुरुष का एक वचन रूप में, तीसरा ऑप्शन देखो हम, ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। चौथा ऑप्शन है मुझे, ये भी उत्तम पुरुष से संबंधित है, मैं से संबंधित है, और उन्हें ये जो है उत्तम पुरुष का नहीं है, ये वह से बनाए उन्हें अर्थात अन्य पुरुष का उदाहरण है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण हैं, वो वाक्य हमें देखना है, वो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। पहला वाक्य कह रहा है किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, कहीं सर्वनाम नज़र नहीं आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। वह खंबा गिर गया, जी हाँ यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिख गया हमें, खंबे से ठीक पहले, संज्ञा से ठीक पहले, तो हमारा यही ऑप्शन सही और सटीक बैठता है। चलो देखते हैं अगले ऑप्शन, रैली में लाखों लोग पहुँचे, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है ही नहीं। थोड़ा दूध लाया हूँ, यहाँ पर भी कुछ मिला नहीं हमें, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सटीक बैठता है। और तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा हो जाएगा वह खंबा गिर जाएगा। तो वह सर्वनाम है, ठीक संज्ञा से पहले आया है और विशेषता के रूप में, और विशेष होने के कारण वह जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, सिंपल सी परिभाषा है, क्रिया की परिभाषा है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये क्रिया से संबंधित हैं। जिस वस्तु के बारे में हम कोई विधान करते हैं कुछ भी, तो वो क्रिया कहलाती हैं। हाँ मित्रों ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, और सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक। प्रश्न वहाँ से उठाया गया है। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं, नहीं ये नहीं होगा। श्रवण जी ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, बिल्कुल ये हमारा उत्तर सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मनीष चाय भी पीता है और दूध भी पीता है, कोई मतलब नहीं यहाँ। पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ मिला नहीं कि जिसमें दो कर्म हो और पहला कर्म और दूसरा कर्म को विभक्ति से जुड़ा हुआ हो, ऐसा हमें कुछ दिखा नहीं। पहला कर्म सजीव हो, दूसरा कर्म निर्जीव हो, ऐसा हमें कुछ दिखा नहीं। सिर्फ एक ऑप्शन हमें मिल रहा है दूसरा, कि श्रवण जी ने विद्यार्थियों को सजीव कर्म को पाठ पढ़ाया, निर्जीव कर्म पाठ पढ़ाया, अर्थात यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का ये उदाहरण हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो गया दूसरा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपको छांटना है कि हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे, राजू सदा
रोता रहता है। तो चढ़ना, यहाँ पर कोई कर्म वगैरह कुछ है नहीं, चढ़ना ये अकर्मक हो गया। गिरना, छत से ऐसा कुछ है नहीं कि कर्म वगैरह हो, नहीं, ये भी गलत। राजू सदा रोता रहता है, रोना क्रिया ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर अकर्मक है। सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे? केले खरीदे, बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारा उत्तर सटीक बैठता है तीसरा ऑप्शन, अतः यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाता है। और मित्रों अगला प्रश्न प्रकार से संबंधित है, भेद से संबंधित है। किस क्रम में संरचना या रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए ऑप्शन क्या है, प्रेरणार्थक, सकर्मक, नाम धातु, संयुक्त। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर कर्म के आधार पर जो क्रिया दे रखी है वो सकर्मक, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे संरचना की दृष्टि से पूछा गया है। जो बाकी 3 ऑप्शन हैं, 2 के अलावा, ये दूसरे ऑप्शन के अलावा, वो हमारे संरचना की दृष्टि से सही भेद है। और गलत छांटना था हमें, तो कर्म के आधार पर हमें दिया गया यहाँ पर सकर्मक, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, यानी कि 3 क्रियाएं प्रेरणार्थक हैं और 1 क्रिया ऐसी है जो प्रेरणार्थक नहीं है। तो प्रेरणार्थक 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, लिखवाना, हंसाना, जगाना, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं वे होती हैं जिनमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पर भूलना जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक नहीं है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, भूलना। मित्रों अगला प्रश्न है, डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? पूर्वकालिक, ऐसा कुछ है नहीं। पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, ये भी कुछ नहीं। अकर्मक और सकर्मक, यहाँ पे मामला सटीक बैठ रहा है। अकर्मक कर्म नहीं है तो अकर्मक, सकर्मक कर्म दिया हुआ है, यहाँ पर चिट्ठी कर्म दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न है, किसी पूर्ण क्रिया के पहले होने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि एक क्रिया हो रही है अभी, उससे पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई है, तो उस स्थिति में उस क्रिया को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। जो भी क्रिया पहले हो चुकी है उसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है, जो पहले वाली क्रिया होती है उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। मित्रों ये प्रश्न अच्छा प्रश्न माना जा सकता है। ये प्रश्न परिभाषा से आ गया सीधा, या विशेषता के रूप में आ गया कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। तो चलिए देखते हैं द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। क्या द्विकर्मक क्रिया में प्रथम और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रथम और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं? जी नहीं। यहाँ पर एक कर्म क्या होगा, एक कर्म सजीव अर्थात प्राणीवाचक होगा और दूसरा निर्जीव अर्थात अप्राणीवाचक होगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है तो हमारा वो सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक। जी नहीं, पहले वाला जो कर्म होगा वो सजीव अर्थात प्राणीवाचक होगा और द्वितीय कर्म क्या होगा, अप्राणीवाचक होगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही सटीक बैठता है कि प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है, बिल्कुल सही, और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, यानी कि हम देखें कि मोहन छात्रों को पाठ पढ़ाता है, तो छात्रों को पाठ, यहाँ पे छात्रों पहले आ गया, पाठ बाद में आया, यानी कि प्राणीवाचक है वो पहले आ गया और अप्राणीवाचक कर्म पाठ बाद में आ गया। तो ये उदाहरण के रूप में भी आप समझ सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो गया वो चौथा ऑप्शन सही है। मित्रों बढ़ते हैं आगे। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कैसी स्थिति होती है, या उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? देखिए 2 क्रियाएं होगी, वो मिलकर किसी काम को पूरा बनाती हैं, पूरा करती हैं, या उस क्रिया को पूर्ण करती हैं, तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें संयुक्त क्रिया है? तीसरा ऑप्शन। जी हाँ, हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम सही। दोस्तों ये हमारा अंतिम सवाल है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? और इस ऑप्शन में थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे आ रही है, शायद मिसटाइप हो गया है।
शिशु सो रहा है, यहाँ से सड़क वाला लेंगे हम। और दूसरे ऑप्शन में देखते हैं बालक खेल रहा है, ये ठीक है। और तीसरा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है कि छात्र पढ़ रहा है, पढ़ नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, लॉकडाउन में वो तो अभी पढ़ रहा है। चौथा ऑप्शन है हमारा छात्रा लिख रही हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो हमारा अकर्मक हो गया। सोना क्रिया कैसी है, अकर्मक है। बाकी खेलना, पढ़ना, लिखना ये सकर्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाता है, पहला, शिशु सो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का अपना विकारी शब्द को लेकर एक 40 प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।